चेन जियांग के शब्दों को सुनकर वान क्योंगजिन का बूढ़ा चेहरा तुरंत हरा हो गया और उसकी बूढ़ी आंखें सीधे चेन जियांग को घूरने लगी, जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। लेकिन हर कोई महसूस कर सकता था कि वान क्योंगजिन गुस्से में था। चेन जियांग ने जो कुछ कहा था वह सब अचानक सू मेयाओ ने उसे बता दिया। तुम बहुत कुछ जानते हो। वान क्योंजिन ने नाक भान से कुड़ी। उसने अल्केमिस्ट बीजिया डैनमर के शिष्य बुजुर्ग की ओर घृणा से देखा, जिसकी भौहें फड़क रही थीं। किसी ने उसके गुरु की बदसूरत बात का खुलासा कर दिया था, जिससे वह बेहद दुखी था। स्पष्ट प्रभाव देखकर चेन जियांग मुस्कुराया। अग्नि दिव्य महल पर इतनी बेशर्मी से हमला करने की हिम्मत करने से सभी के पसीने छूट गए और वे सभी जानते थे कि अग्नि दिव्य महल की बूढ़ी औरत बेहद मजबूत थी। बहन मियाओ, ये काम कर गया। और ठीक है, बीजिया डैन इम्मोर्टल किससे हार गया? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक मैं खुद से हार गई, हे। सू मेयाओ ने हंसते हुए कहा, लेकिन वह महिला तब एक सुंदर महिला थी और उस एक बार के बाद वह बूढ़ी हो गई और शायद सदमे में थी। इसके अलावा वह वही थी जिसने खेल के नियमों का प्रस्ताव रखा था। वह मूल रूप से मेरी देखभाल करना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा। सामान्य परिस्थितियों में स्वर्ग स्तर की गोली को परिष्कृत करने में बहुत समय लगता है, लेकिन अब यह अलग था। अभी यह एक प्रतियोगिता थी और नियमों में कहा गया था कि जीत या हार समय पर निर्भर करती है, इसलिए दोनों पक्ष प्रक्रिया को गति देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। वे दूसरे पक्ष की तुलना में धीमे नहीं हो सकते थे, अन्यथा वे भविष्य में हारने की बहुत संभावना रखते थे। ली बाओजुन के पास एक ऐसी ज्वाला थी जिससे चेन जियांग भी ईर्ष्या करता था, जिसका मतलब था कि ली बाओजुन के शरीर में अग्नि आत्मा 5 तत्वों की अग्नि आत्मा होनी चाहिए। इसलिए चेन जियांग को ली बाओजुन पर बहुत भरोसा था। उस समय चेन जियांग के शब्दों से दूसरा पक्ष चौंक जाएगा और शुरुआत में लगभग गलती कर देगा, जिससे गोली भट्टी थोड़ा काम जाएगी, लेकिन अंत में ये स्थिर हो जाएगी। केवल 4 घंटे बाद बूढ़े व्यक्ति का माथा पसीने से लथपथ हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी अभी मेरे शब्द बहुत कठोर थे, जो सीधे इस आदमी के दिल पर चोट कर रहे थे? अभी सिर्फ 4 घंटे ही हुए हैं और वह पहले से ही ऐसा हो गया है। सोचिए कि उसने खुद एक नौघातक फ्लाइंग डैन को परिष्कृत करने का सुझाव भी दिया था। चेन जियांग ने सोचा, शायद ये बूढ़ा आदमी यह सोच रहा था कि जब वह हार जाएगा तो उसका मालिक नंगा होकर पूरे शहर में कैसे भागेगा। लॉन्ग ज़ुई हंसा। छोटे शरारती ड्रैगन, तुम इन चीज़ों के बारे में क्यों सोचते रहते हो? चेन जियांग ने डांटा। इस बूढ़े की अग्नि आत्मा खराब नहीं है, लेकिन अग्नि दिव्य महल के दृष्टिकोण से इसमें बहुत सारे उच्च स्तर की अग्नि आत्माएं होनी चाहिए। वे बड़ी मात्रा में अग्नि आत्मा लूट सकते हैं, इसलिए वे इसके साथ विलय करने में सक्षम हो सकते हैं। लॉन्ग ज़ुई ने कहा, यह वास्तव में एक सुनहरी अग्नि आत्मा है, लेकिन जिस अग्नि क्यूई को वह छोड़ रहा है, उसे देखते हुए यह अग्नि आत्मा प्राकृतिक नहीं है, इसे और अधिक परिष्कृत किया गया है। अंधेरा हो चुका था, लेकिन बहुत से लोग नतीजों का इंतजार कर रहे थे। उन्हें न केवल 2 कीमिया मास्टर्स के शिष्यों के बीच लड़ाई देखनी थी, बल्कि उन्हें अंतिम परिणाम भी देखना था, खासकर पिल सिटी में मौजूद शक्तियों को। अगर वे हार गए तो उन्हें चेन मार्शल कॉन्टिनेंट पर हमला करने के लिए एक नई योजना के साथ शुरुआत करनी होगी। यहाँ फायर डिवाइन पैलेस और ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल की लड़ाई की खबर फैलने के बाद कई लोग एक के बाद एक शो देखने के लिए आने लगे। रात में भी बहुत से लोग आए थे। चेन जियांग को अचानक एक बहुत ही कमजोर लेकिन जानी पहचानी क्यूई का एहसास हुआ। उसने अपना सिर उठाया और काली रात के आसमान की ओर देखा। इस समय वहां बहुत से लोग तैर रहे थे और वे सभी आसमान से नीचे देख रहे थे। कियान, तुम यहाँ क्यों हो? चेन जियांग ने उत्सुकता से वो कियान को बताया। एक साधारण सफ़ेद पोशाक पहने महिला वो कियान थी। चेन जियांग, यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। हम सभी तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थे, क्योंकि पवित्र अग्नि विद्यालय में बहुत बड़ी घटना घटी थी। जब वो कियान ने चेन जियांग की ध्वनि सुनी तो उसने तुरंत अपने मन में बची दिव्य भावना से इसका जवाब दिया। वह मधुर आवाज़ बेहद उत्साहित थी। मुझे क्या हो सकता है? मैं हमेशा ठीक रहा हूँ, मेरी चिंता मत करो। चेन जियांग हंसा। ओह ठीक है कियान, अब आप किस स्तर की गोलियां बना सकते हैं? उच्च गुणवत्ता वाला ग्राउंड लेवल। मुझे इससे बाहर निकलने में बहुत लंबा समय लग सकता है। आह! वो कियान ने आह भरी। यह एक ऐसी खाई थी जिसे हर अल्केमिस्ट के लिए कम समय में पार करना मुश्किल होगा। हे। चेन जियांग केवल हंसा, लेकिन उसके दिल में वो कियान बहुत हैरान थी। उसने महसूस किया कि चेन जियांग पहले ही दहलीज पर कदम रख चुका है। यह असंभव है। वो कियान की आवाज़ अविश्वसनीयता से भरी हुई थी और वह आश्चर्य से बोली, आपने कौन सी विधि अपनाई? मैं आपको भविष्य में बताऊंगा। मैं आपको सिखाने के लिए समय निकालूंगा, लेकिन आग और चेतना की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। यदि आप आग और चेतना बढ़ा सकते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी विधि का उपयोग करने से आप पूर्वानुमान कीमिया की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। चेन जियांग ने कहा, हाँ, मैं 8 निर्वाण क्लेशों से थोड़ा तेजी से गुजर जाऊंगा। समय आने पर आपको मुझे सिखाना होगा।
वुकियान कियान बेहद खुश थी। उसने चेन जियांग के चमत्कारों को कई बार देखा था, इसलिए उसने चेन जियांग की सफलता को तुरंत स्वीकार कर लिया। भोर में वे दोनों अभी भी गोलियां बना रहे थे और लड़ाई देखने वाले ज्यादातर लोग काफी ताकतवर थे, इसलिए अगर वे कुछ दिन और रात नहीं भी सोए तो भी वे आसानी से अपनी हिम्मत वापस पा सकते थे। इसलिए पूरे दिन और रात मुकाबला देखने के बाद भी उन्हें बोरियत महसूस नहीं हुई। यह उड़ता हुआ दान संभवतः निचले स्वर्ग स्तर से है और इसका मुख्य घटक 9 मृत्युमय उड़ते हुए फूल हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा फूल है, लेकिन इसे लंबे समय तक इधर उधर उछालना पड़ता है। चेन जियांग ने कहा, उड़ते हुए फूल को कम मत समझो, क्योंकि इस छोटे से फूल में स्वर्ग का विरोध करने की शक्ति है, इसलिए इससे निपटना स्पष्ट रूप से आसान नहीं है। अगर फ्लाइंग डैन की सफलता दर केवल 50% नहीं होती तो इसे उच्च श्रेणी के स्वर्ग स्तर की गोलियों में सूचीबद्ध नहीं किया जाता। छोटे फूल को परिष्कृत करने की कठिनाई निश्चित रूप से एक मध्यम श्रेणी के स्वर्ग स्तर के औषधीय घटक को परिष्कृत करने से कम नहीं है। सू मेयाओ ने कहा, इसके अलावा उन दोनों को अब तेज माना जा सकता है। जब मैं मध्यम श्रेणी के स्वर्ग स्तर की गोलियों को नियंत्रित कर रहा था तो उनमें से कोई भी उतना कुशल नहीं था जितना कि अब है। चेन जियांग को अचानक अपने हाथ पर खुजली महसूस हुई। वह वास्तव में अपने ईश्वर शुद्धिकरण का उपयोग करके फ्लाइंग डैन को परिष्कृत करने की कोशिश करना चाहता था। उसे लगा कि इससे उसे दिव्य शक्ति का उपयोग करने का प्रशिक्षण मिलेगा, लेकिन ज्वाला पहलू अभी भी एक कठिन चोट थी। जब वह हुन्युवान डैन को परिष्कृत कर रहा था तो अग्नि शक्ति पहले से ही अपने चरम पर थी, लेकिन उसे अभी भी शक्तिहीनता का एहसास हुआ। प्रतियोगिता स्थल हजारों लोगों से घिरा हुआ था, वहां बहुत शोर था, लेकिन अचानक शांति हो गई क्योंकि 2 अल्केमिस्ट की गोली भट्टियां हिंसक रूप से हिल रही थीं, जैसे कि वे अंतिम चरण में प्रवेश करने वाली हों। क्या परिणाम आने वाला है? अभी तो सिर्फ एक दिन और एक रात ही बीता है और फ्लाइंग डैन रिलीज होने वाला है। शिखर द्वंद्व की अपेक्षा के अनुसार ये बहुत अच्छा होगा यदि हम देख सकें कि भट्टी के अंदर क्या चल रहा है, एक व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। अगर चेन जियांग यहाँ होता तो वह गोलियों को परिष्कृत करते समय निश्चित रूप से आपके क्षितिज को व्यापक बनाने में सक्षम होता। यह अफसोस की बात है कि इस प्रतिभा को अग्नि दिव्य महल द्वारा सील कर दिया गया था। एक और ने आह भरी, यह अग्नि दिव्य महल वास्तव में भयावह है, अपने नेता को सील कर देता है और फिर उसके क्षेत्र में जाकर क्रूर व्यवहार करता है। यदि वे नेतृत्वहीन ताकतों के समूह से हार जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका मजाक उड़ाया जाएगा। वह अग्नि दिव्य महल के वर्तमान प्रमुख दान अमर थे। ये कीमियागर एक उच्च ग्रेड गोली भट्टी प्राप्त करने में सक्षम था, जिससे पता चला कि उसकी कीमिया का स्तर बहुत अधिक था। ली बाओजुन वह कीमियागर था जिसे हर कोई जानता था, हालांकि उसके गुरु ली तियानजुन पहले ही बीजिया दान अमर से हार चुके थे, इसलिए क्या वह गुरु के सम्मान को बचाने के लिए बीजिया दान अमर के शिष्य के खिलाफ जीत सकते थे? अब दोनों एक साथ कोर फॉर्मेशन चरण के बाद के चरणों में प्रवेश कर चुके थे और उनकी ताकत बराबर थी। हर कोई परिणाम का और भी अधिक इंतजार कर रहा था। दोनों गोली भट्टियां हिलती रहीं। गर्म हवा की लहरें निकलीं, जिससे एक लहर बनी जो हवा में ऊंची उठी, जिससे देखने वाले सभी लोगों को बहुत गर्मी और घुटन महसूस हुई। ऐसा लगता है कि दोनों एक ही समय में कोर का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम जीतना चाहते हैं तो ये गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करेगा। सू मेयाओ ने कहा, अधिक से अधिक। ये फ्लाइंग डैन केवल एक छर्रे का उत्पादन कर सकता है, 2 को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है। एक 9 डेथ सोअरिंग फ्लावर 2 छर्रों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। हो सकता है कि कोई 2 छर्रों को परिष्कृत कर सके। ये सिर्फ इतना है कि मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। शुरुआत में 9 मृत्यु आरोही फूल बहुत कम थे, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी गोलियां बहुत दुर्लभ थीं। जब कई कीमियागर एक को परिष्कृत करने में सक्षम थे तो वे एक बार में केवल एक बैच को परिष्कृत करने में सक्षम होंगे जब उनके कौशल निचले स्वर्ग स्तर के स्तर से कहीं आगे निकल गए। उन्हें बस एक से अधिक बैच को परिष्कृत करने का प्रयास करने का अवसर नहीं मिला। इस समय ली बाओजुन की अभिव्यक्ति अत्यंत शांत थी, लेकिन उसने जो लपटें छोड़ी और जो उग्र आभा उसने उत्सर्जित की, उससे लोगों को ऐसा लगा जैसे वह दहाड़ रहा हो। उसका स्वामी अपने प्रतिद्वंद्वी के स्वामी से हार गया और अब वह बिल्कुल नहीं हार सकता था। चेन जियांग को अभी उसका दृढ़ संकल्प महसूस हो रहा था। सभी लोग दोनों अल्केमिस्ट को ध्यान से देख रहे थे। वहां बहुत शांति थी क्योंकि नतीजे बहुत जल्द ही आने वाले थे। उसके बाद दोनों अल्केमिस्ट ने अपनी आंखें खोलीं। ये वास्तव में एक ही समय में पूरा हुआ था और यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह उच्चतम स्तर था जिसे उच्च रैंकिंग वाले अल्केमिस्ट जारी कर सकते थे। फ्लाइंग डैन को परिष्कृत करते समय यह उनका सबसे तेज समय था और यह भी कोई संयोग नहीं था कि दोनों अल्केमिस्ट ने एक ही समय में अपनी आंखें नहीं खोलीं। अग्नि दिव्य महल इस परिणाम से थोड़ा असंतुष्ट था। हालांकि जीत और हार के बीच अभी भी कोई अंतर नहीं था, लेकिन दूसरी पार्टी वास्तव में समय के मामले में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थी, जिसका मतलब था कि दूसरी पार्टी उसके समान स्तर पर थी। इससे उसके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल हो गया क्योंकि वह स्वर्ग क्षेत्र से आया था और वास्तव में अल्केमिस्ट के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था, जो निचले क्षेत्रों में पैदा हुआ और बड़ा हुआ था।
तुम्हारा समय मेरे जैसा ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे बराबर हो सकते हो। अग्नि दिव्य महल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम ये सोचने में गलत हो कि तुम इस प्रतियोगिता में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। आरोहण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, और यह मेरी ताकत है। अग्नि दिव्य महल के कीमियागरों ने महसूस किया कि ली बाओजुन द्वारा परिष्कृत फ्लाइंग डैन की गुणवत्ता उनकी तुलना में कम थी। ली बाओजुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ बराबरी कर पाऊंगा। शायद आप हार जाएंगे। गोली की भट्टी खोलो। वांग कियोंजिन परिणामों के बारे में बहुत उत्सुक थी, लेकिन उसे अपने अल्केमिस्ट पर बहुत भरोसा था। उसे विश्वास था कि ली बाओजुन निश्चित रूप से यह मैच हार जाएगा। आखिरकार उसके अल्केमिस्ट के पास एक बहुत मजबूत अग्नि आत्मा थी, और वह स्वर्ग क्षेत्र में बड़ा हुआ था, इसलिए उसके पास अपने प्रशिक्षण पर उपयोग करने के लिए बहुत सारे संसाधन थे। सबसे पहले फायर डिवाइन पैलेस की तरफ गोली की भट्टी खोली गई। अल्केमिस्ट के हाथ में एक हल्के पीले रंग की गोली ऊपर थी, जिससे हर कोई उड़ता हुआ डैन देख सके। यह उच्च गुणवत्ता का है। वांग कियोंगजिन हंसे, बेशक मैंने लंबे समय से कम गुणवत्ता वाली गोली को परिष्कृत नहीं किया है। अल्केमिस्ट ने गर्व से कहा, क्योंकि उसने देखा कि कई विशेषज्ञ उसकी हथेली में फ्लाइंग डैन को घूर रहे थे, उनके चेहरे पूजा से भरे हुए थे। बस एक दिन और रात के बाद वह उच्च गुणवत्ता वाले फ्लाइंग डैन को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाएगा। ये स्तर वास्तव में बहुत ऊंचा था, क्योंकि अफवाहों के अनुसार कुछ अल्केमिस्ट को फ्लाइंग डैन को परिष्कृत करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होगा और उनकी गुणवत्ता की गारंटी भी नहीं होगी। ली बाओजुन ने अपना सिर हिलाया, ये सच है कि यह उच्च गुणवत्ता का है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीत सकते हैं। उसने गोली भट्टी का ढक्कन खोला और शांति से गोलियां बाहर निकालीं। हवा में मौजूद लोग तुरंत ही डर के मारे चिल्ला उठे, क्योंकि वे एक ही नज़र में भट्टी से निकलते दो पीले बादलों को देख सकते थे। दरअसल ये दो गोलियां थीं। सभी लोग चौंक गए और आपस में चर्चा करने लगे। जब अग्नि दिव्य महल के लोगों ने ली बाओजुन के हाथों में दो नए फ्लाइंग डैन देखे तो वे सभी दंग रह गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य, अविश्वास और ईर्ष्या की भावना थी। तुम हार गए, ली बाओजुन ने उदासीनता से कहा। बोलने के बाद उसने अपनी गोली भट्टी को नष्ट कर दिया, जिससे हर कोई एक बार फिर चौंक गया। एक गोली भट्टी जिसे एक हथेली से नष्ट किया जा सकता है, ये निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं था। ली बाओजुन ने वास्तव में फ्लाइंग डैन के एक पूरे बैच को परिष्कृत करने के लिए इस तरह की निम्न श्रेणी की गोली भट्टी का उपयोग किया था। अग्नि दिव्य महल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गोली भट्टी एक शीर्ष श्रेणी की अमर भट्टी थी, लेकिन इसकी तुलना दूसरे पक्ष की टूटी हुई गोली भट्टी से नहीं की जा सकती थी। पहले वह बहुत घमंडी था, लेकिन अब उसे दूसरे पक्ष द्वारा टूटी हुई गोली भट्टी का उपयोग करके इतनी बुरी तरह से पीटा गया था। दो उच्च गुणवत्ता वाले फ्लाइंग डैन आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकते हैं, और साथ ही उन्होंने एक ही समय का उपयोग किया। इससे ली बाओजुन की ताकत उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत अधिक देखी जा सकती है। बीजिया डैन अमर का शिष्य केवल इतना ही मजबूत है। मुझे लगा कि वह इतना मजबूत था। चेन जियांग ने बगल से उपहास किया। कोई भी उसकी पहचान नहीं जानता था, इसलिए उसे कोई संदेह नहीं था। भले ही वांग कियोंगजिन एक अमर राजा था, लेकिन वह उसे नहीं देख पाया। तुम, बूढ़े आदमी ने नाक भान से कुड़ी, गोली की भट्टी रखी और वांग कियोंगजिन के पीछे चला गया। हालांकि वे एक मैच हार चुके थे, लेकिन वांग कियोंगजिन अभी भी बहुत शांत थे। उन्हें कोई हार नहीं मिली थी, ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी हारेंगे ही नहीं। वांग कियोंगजिन बाहर आया और ली बाओजुन से कहा, मैं देख रहा हूं कि आप अपने ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप लड़ाई जारी रख पाएंगे। यह अफसोस की बात है कि हमारे नेता को आपने सील कर दिया है। डुआन चोंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि केवल एल्डरली को ही गोलियों को परिष्कृत करने की अनुमति है। अग्नि दिव्य महल ने हमेशा चेन जियांग को सील करने से परहेज किया था, क्योंकि उसने किसी और के नेता को सील कर दिया था। इसलिए उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति के क्षेत्र में आना और परेशानी पैदा करना गौरव की बात नहीं होगी। अगली बार मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। तुम किसे बाहर भेजने वाले हो? वांग कियोंगजिन ने शरारती ढंग से हंसते हुए चेन जियांग और अन्य लोगों की ओर देखा। जो अग्नि दिव्य महल में लड़ने जा रही थी वह ये बूढ़ी महिला थी। वह एक कीमियागर की तरह नहीं दिखती थी। चेन जियांग भी बहुत हैरान था। ये वांग कियोंगजिन एक शैतान साधक था। ऐसे कई लोग थे जो गोलियों को परिष्कृत करना जानते थे। उस समय वह स्वर्ग स्तर की गोलियों के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थी, यहाँ तक कि स्वर्ग क्षेत्र में भी। उसकी ज्वाला शक्ति पहले से ही अच्छी थी और अग्नि दिव्य महल में उसका इतना ऊंचा स्थान था, इसलिए यह संभव है कि उसकी कीमिया का स्तर बहुत बढ़ गया हो। लिंग चेन, सुमेयाओ ने कहा। उसका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में वांग कियोंगजिन था। यह एक बहुत मजबूत अमर राजा था। यहाँ के कई मजबूत लोग महसूस कर सकते थे कि यह बूढ़ी महिला बहुत मजबूत थी। जब वांग कियोंगजिन के साथ आए राक्षसों के समूह ने सुना कि यह अमर राजा एक कीमियागर भी है तो वे बेहद उत्साहित हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगा कि वे गलत नहीं थे और उनके पास गोलियों की बहुत कमी थी।
आप में से कौन ये कर सकता है? वान क्योंगजिन का हमेशा से मानना था कि ली बाओजुन ही एकमात्र व्यक्ति था जो ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में प्रतियोगिता का समर्थन कर रहा था। ली बाओजुन ने बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक मैच जीता था। अगर वह अगले मैच में हार जाता तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। उसे शुरू से ही शुरुआत करनी पड़ती और जीतने के लिए लगातार 2 मैच जीतने पड़ते। ली बाओजुन ने चेन जियांग की ओर देखा और सिर हिलाया। चेन जियांग बाहर आया और बोला, मुझे ये करने दो। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल द्वारा वान क्योंजिन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया व्यक्ति वास्तव में एक बहुत ही युवा व्यक्ति था, और वह व्यक्ति भी जिसने अभी अभी बीजिया डैनमर के बारे में जोर से बात की थी। जो कोई भी स्वर्ग क्षेत्र के बारे में कुछ रहस्य जानता था वह स्वर्ग क्षेत्र से आया होगा, लेकिन यह व्यक्ति अज्ञात था, जिससे लोगों को लगा कि वह और वान क्योंजिन एक ही स्तर पर नहीं थे। वान क्योंगजिन ने चेन जियांग को सिर से पैर तक मापा। उसका स्वर तिरस्कार से भरा था, क्योंकि चेन जियांग जो आभा उत्सर्जित कर रहा था वह ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह किसी देवता की हो। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल द्वारा गोलियों को परिष्कृत करने में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजा गया व्यक्ति वास्तव में ऐसा व्यक्ति था जिसने निर्वाण चरण भी पूरा नहीं किया था। इससे वह अपने दिल में बेहद दुखी हो गई। उसे लगा कि वह कम से कम ली बाओजुन के स्तर का तो है। चेन जियांग हंसा, क्या मैंने नियम तोड़ा? बिल्कुल नहीं। क्या आपके ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में कोई नहीं है? वास्तव में आपको मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाहर भेजने के लिए। वान क्योंगजिन एक अमर राजा था, इसलिए वह दूसरों को उनकी ताकत के आधार पर देखती थी। उनके प्रतिद्वंद्वी भी अमर नहीं थे, इसलिए चाहे कुछ भी हो वह उन्हें अपनी नज़रों में नहीं रखती थी। जब तक मैं तुम्हें हरा सकता हूँ ये पर्याप्त है। बेशक अगर नेता यहाँ है तो मैं भी लड़ूंगा, क्योंकि गोली शोधन के मामले में नेता को कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चेन जियांग के चेहरे पर मुस्कान देखकर वान क्योंजिन को बहुत गुस्सा आया। वह वास्तव में चिल्लाना चाहती थी, मैं अमर राजा हूँ, क्योंकि उसे अप्रत्याशित रूप से दूसरों द्वारा नीची नज़र से देखा गया था। उसने सोचा कि प्रतिद्वंद्वी को उसकी सही ताकत का पता नहीं था, जिससे वह बहुत दुखी महसूस कर रही थी। यहाँ के लोगों में से जो व्यक्ति वान क्योंगजिन की ताकत के बारे में सबसे अधिक स्पष्ट था वह कोई और नहीं बल्कि चेन जियांग था, जिसने जानबूझकर उसे उकसाया था। मैंने सोचा था कि तुम सब किसी शक्तिशाली व्यक्ति को भेजोगे, लेकिन ये पता चला कि तुम वास्तव में एक अज्ञानी व्यक्ति हो। वान क्योंजिन ने चेन जियांग को तिरस्कार से देखा और फिर ली बाओजुन से कहा। उसे लगा कि केवल ली बाओजुन के साथ लड़ने से ही उसका दिल बेहतर महसूस करेगा, क्योंकि उसे लगा कि यह उसके सामने मौजूद इस व्यक्ति का अपमान था। चेन जियांग ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते? वान क्योंगजिन ने कहा, हमें प्रतिस्पर्धा करनी होगी, बस मैं अंदर से बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति के साथ मुकाबला करना मेरे लिए अपमान की बात है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, तो यह ऐसा ही है, लेकिन अगर आप मुझसे हार गए तो आप आत्महत्या कर सकते हैं। वान क्योंजिन अचानक जोर से हंस पड़ी, क्योंकि यह सबसे मजेदार चुटकुला था जो उसने कभी सुना था। बेटे, तुम मेरी नज़र में एक कीड़ा भी नहीं हो। जब मैं स्वर्ग क्षेत्र पर हावी थी तब तुम्हारे पूर्वज अभी तक पैदा भी नहीं हुए थे, इसलिए मेरी गोली शोधन कौशल को स्वर्ग क्षेत्र में शीर्ष पायदान पर नहीं माना जा सकता है, लेकिन कई प्रसिद्ध दानमर मुझे देखकर सम्मान के साथ पेश आएंगे, और तुम वास्तव में मुझसे जीतना चाहते हो। वान क्योंगजिन की बातें सुनकर हर कोई इस बूढ़ी औरत की ताकत पर चुपके से हैरान रह गया। जैसे ही वान क्योंगजिन हंसा, एक शक्तिशाली आभा निकली जिससे सभी को थोड़ा दबाव महसूस हुआ। उन्हें लगा कि अगर यह बूढ़ी औरत उन्हें मारना चाहती है तो उसे बस अपना हाथ ऊपर उठाना होगा। हालांकि चेन जियांग बेहद शांत था और उसके चेहरे पर अभी भी वह हल्की मुस्कान थी। ऐसा लगता है कि मैं आज तुम्हारे खिलाफ नहीं जीत सकता। तुम बेहतर मानसिक रूप से खुद को तैयार करो, अन्यथा अगर तुम मुझसे हार गए, जो एक कीड़े से भी कमतर है, तो तुम पर हंसी उड़ाई जाएगी। तुम पहले से ही उस तरह की शक्ल नहीं रखते थे, फिर भी तुम डैनमर से सम्मान के साथ व्यवहार क्यों करवाओगे? चेन जियांग की बातें सुनकर वान क्योंगजिन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उसके बारे में जानता होगा। तुम्हारा स्वामी कौन है? वान क्योंगजिन ने ठंडे स्वर में पूछा। इससे तुम डर कर मर जाओगे। चेन जियांग हंसा। वान क्योंगजिन तुरंत गहरी सोच में डूब गई। पहले उसने चेन जियांग की कही हर बात को बकवास समझा था, लेकिन उसने चेन जियांग की बातों को गंभीरता से लिया। बस हुन्युवान डैन को परिष्कृत करें। आपके पास इस गोली के लिए सामग्री नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसे आपको बेच सकता हूँ। चेन जियांग ने कहा। बिल्कुल। वान क्योंजिन ने नहीं सोचा था कि स्वर्ग क्षेत्र के ऊपर गोली शोधन करने वाले बुजुर्ग के पास ऐसा कोई शिष्य होगा। उसने सोचा कि चेन जियांग के पीछे कोई है जो स्वर्ग क्षेत्र की चीज़ों के बारे में जानता है, लेकिन वह निश्चित रूप से कोई मजबूत व्यक्ति नहीं था। ली बाओजुन इतनी कम उम्र में हुन्युवान दान को परिष्कृत करने में सक्षम था, जो बहुत अनुचित था। जब तक चेन जियांग के पास एक बहुत शक्तिशाली समय संरचना नहीं थी जो एक वर्ष को 1000 साल पुराने समय संरचना में बदल सकती थी, लेकिन यह असंभव था
क्योंकि उस तरह की सरणी संरचना एक अलौकिक अस्तित्व था, और यहाँ तक कि अगर कोई था तो ये कम समय में पूरा नहीं होगा। इसके अलावा इसे फिर से भरने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वान क्योंगजिन ने जिस गोली भट्टी का इस्तेमाल किया था वह शुद्ध सफ़ेद थी। ऐसा लग रहा था कि इसे सफ़ेद जैद से उकेरा गया था। बाहर की तरफ के पैटर्न बेहद खूबसूरत थे, जिससे चेन जियांग करीब से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। ये स्पष्ट था कि यह गोली भट्टी भी एक अच्छी गोली भट्टी थी। बहन मियाओ, क्या तुम इस गोली भट्टी को पहचानती हो? चेन जियांग ने पूछा। स्वर्ग क्षेत्र में कुछ प्रसिद्ध कीमियागर गोली भट्टियों का इस्तेमाल करते थे जो बहुत प्रसिद्ध थीं। स्नो फीनिक्स फनेस, उसके हाथ में ये गोली भट्टी क्यों है? सुमेयाओ ने चौंक कर कहा जब उसने लॉन्ग जुएई द्वारा भेजी गई छवि देखी। क्या ये बर्फीली हवा वाले बूढ़े आदमी की गोली भट्टी नहीं है? बायुयू भी हैरान थी। क्या ये हो सकता है कि बर्फीली हवा वाले बूढ़े आदमी की मृत्यु हो गई हो? अन्यथा ये गोली भट्टी अन्य लोगों के हाथों में नहीं पड़ती। ये बर्फीली हवा वाला बूढ़ा आदमी कौन है? चेन जियांग ने जब उसे सुना तो उसे पता चल गया कि यह आदमी कौन है। एक डैनमर, जिसकी कीमियागर क्षेत्र में केवल आधा पैर था। क्योंकि जब वह गोलियों को परिष्कृत करता था तो वह एक बर्फीला तूफान बुलाता था, इसलिए स्वर्ग क्षेत्र में हर कोई उसे इसी नाम से पुकारता था। बाद में उसके बारे में जानकारी कम होती गई और यह अफवाह फैल गई कि उसका जीवनकाल समाप्त हो गया है। सुमेयाओ ने कहा। चेन जियांग ने सफ़ेद गोली भट्टी को ध्यान से देखा और पुष्टि की कि उस पर एक फीनिक्स उकेरा गया था। हालांकि यह इतना स्पष्ट नहीं था क्योंकि यह पैटर्न से ढका हुआ था। ऐसा लगता है कि यह स्नो फीनिक्स ट्रेजर फनेस पहले वाली नहीं है। जब तक आप आग में प्रवेश करेंगे आप फीनिक्स की चीखें सुन पाएंगे, जो बहुत जादुई है, और भट्टी से ठंडी हवा का झोंका भी आएगा। जब आप गोली भट्टी को संघनित करेंगे तो गोली भट्टी के कारण आपका परिवेश बहुत ठंडा हो जाएगा। सुमेयाओ ने फिर कहा। वान क्योंगजिन ने बहुत जल्दी सामग्री तैयार की और कुछ ही पलों में उन्हें खत्म कर दिया और पहले से ही गोलियां बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन चेन जियांग अभी भी अपनी गोली भट्टी को देख रहा था। इस तरह की प्रतियोगिता समय भी महत्वपूर्ण था, लेकिन चेन जियांग वास्तव में अन्य लोगों की गोली भट्टी को देख रहा था। वान क्योंजिन जानती थी कि उसकी गोली भट्टी बहुत सुंदर थी, जिस पर उसे बहुत गर्व भी था। बस ये था कि यह द्वितीयान था। अगर यह स्वर्ग क्षेत्र में होता तो निश्चित रूप से बहुत से लोग होंगे जो उसकी गोली भट्टी को देखकर चौंक जाते। क्या तुम हार मानने की योजना बना रहे हो? क्या तुम जानते हो कि हम कितने शक्तिशाली हैं? अभी अभी हारने वाला बूढ़ा आदमी चेन जियांग पर चिल्लाया। जब उसने वान क्योंजिन को इस गोली भट्टी का उपयोग करते देखा तो उसे लगा कि अग्निदिव्य महल में बहुत कम लोग हैं जो गोली शोधन के मामले में उसे नीची नज़र से देख पाएंगे। ली बाओजुन भी चिंतित था। वह समय के महत्व को जानता था और अगर दोनों पक्षों ने एक ही गुणवत्ता की समान मात्रा में गोलियां बनाई हैं तो विजेता का निर्धारण समय पर निर्भर करेगा। इस तरह की गोली भट्टी, चाहे तुम अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करो, तुम इसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसके बारे में सोचना भी मत, बूढ़े आदमी ने व्यंग्य किया। गोली भट्टी की तुलना में चेन जियांग की यानलोंग भट्टी खराब नहीं थी और स्वर्ग क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। उसने हंसते हुए औसत गुणवत्ता वाली गोली भट्टी निकाली, जो ली बाओजुन द्वारा पहले इस्तेमाल की गई भट्टी से थोड़ी बेहतर थी। एक बार फिर उसने एक सामान्य गोली भट्टी का उपयोग किया। ये देखकर सभी ने सोचा कि चेन जियांग पहले की तरह ही करना चाहता था और इस विधि का उपयोग करके अग्निदिव्य महल को शर्मिंदा करना चाहता था। जब बूढ़े व्यक्ति ने इस गोली भट्टी को देखा तो वह पहले की तरह प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति से हार गया था जो गोलियां बनाने के लिए इस तरह की टूटी हुई गोली भट्टी का उपयोग करता था। यदि फायर डिवाइन पैलेस पुनः हार गया तो निश्चित रूप से उसकी हंसी उड़ाई जाएगी। चेन जियांग ने कुछ पूरक दवाई निकाली। चेन जियांग की पूरक दवाई देखकर कुछ कीमियागर नाराज हो गए, क्योंकि चेन जियांग के पास बहुत सारी पूरक दवाई थी। क्योंकि बहुत ज्यादा थे, इसलिए गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। ये हर कीमियागर की सामान्य समझ थी, लेकिन चेन जियांग ने सामान्य की तुलना में आधे से ज्यादा पूरक सामग्री का इस्तेमाल किया था। कियान, ध्यान से देखो। चलो देखते हैं कि मैं स्वर्ग स्तर की गोली को कैसे परिष्कृत करूंगा और इस बूढ़ी औरत को कैसे हराऊंगा। चेन जियांग ने वुकियान से फुसफुसाते हुए कहा। वुकियान ने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह चेन जियांग है और उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ बहुत सारी पूरक जड़ी बूटियां हैं। क्या यह आदमी भी नौसिखिया है? यदि वह इस गोली भट्टी पर इतने सारे पूरक तत्वों का उपयोग करने की हिम्मत करता है तो यह निश्चित रूप से फट जाएगी। उसने सोचा होगा कि अधिक पूरक सामग्री के साथ वह एक और गोली बनाने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन ये बहुत गलत है। इससे भट्टी और तेजी से फटेगी। चेन जियांग ने हुन्युवान फल और हुन्युवान पेड़ की जड़ निकाली। दोनों ही अच्छी गुणवत्ता के लग रहे थे। उसने जड़ी बूटियों को संसाधित करना शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने के बाद उसने सबसे पहले पूरक जड़ी बूटियों को गोली भट्टी में फेंक दिया। हुन्युवान फल और हुन्युवान पेड़ की जड़ को संसाधित नहीं किया गया था और उन्हें एक जेड बॉक्स के अंदर रखा गया था।
निम्न श्रेणी के स्वर्ग स्तर की गोली को परिष्कृत करने के लिए पूर्वानुमान कीमिया का उपयोग करना कुछ ऐसा था जो चेन जियांग नहीं कर सकता था, न ही वह सीखना चाहता था, क्योंकि वह विधि बहुत जटिल थी और बहुत अधिक समय की आवश्यकता थी। उसका वर्तमान ईश्वर शुद्धिकरण उसे बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचने की अनुमति दे सकता था, लेकिन आम लोगों के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए एक बहुत मजबूत लौ और आधार के रूप में दिव्य भावना की आवश्यकता थी। चेन जियांग ने हुन्युवान फल को संभालने के बाद उसे अपनी हथेली पर रखा और जलने के लिए एक ज्वाला छोड़ी। ये दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। वह वास्तव में इस तरह से गोलियां बनाना चाहता था। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं बताया था, न ही उन्होंने कभी सुना था। हालांकि यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण लग रहा था, लेकिन किसी ने भी चेन जियांग का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। अग्नि दिव्य महल की तरफ बैठे बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर भी काफी बदलाव आया, क्योंकि चेन जियांग अभी जो लपटें छोड़ रहा था वे बेहद शक्तिशाली थीं। सबसे सराहनीय बात थी चेन जियांग की आग पर काबू पाने की क्षमता, जिससे भीड़ को सिर्फ यह एहसास हुआ कि आग बहुत तेज है, लेकिन थोड़ी सी भी गर्म हवा नहीं निकली। ये जानना जरूरी था कि अभी जो लपटें वह छोड़ रहा था उन पर चमकने के लिए गोली भट्टी भी नहीं थी और थोड़ी सी भी गर्म हवा नहीं निकल रही थी। वांग कियोंजिन ने भौहें से कुढ़ी, क्योंकि उस तरह की लौ सामान्य लपटों से अलग नहीं दिख रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अग्नि आत्मा है, अन्यथा लौ का एक रंग होता। लेकिन उस तरह की लौ बेहद शक्तिशाली थी, आकाशीय अग्नि के अस्तित्व के करीब। उसने पहले कभी चेन जियांग को इस तरह की गोली शोधन विधि का उपयोग करते हुए नहीं सुना था। चेन जियांग ने हुन्युवान फल को 1 घंटे तक जलाया, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे वहां मौजूद दान राजा बेहद हैरान हो गए। उन्हें पता था कि चेन जियांग ने पूर्व ज्ञान कीमिया का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हुन्युवान फल को जलाने के लिए इतनी तेज लौ का इस्तेमाल करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिससे उनके लिए इसे समझना मुश्किल हो गया। अगर यह भट्टी के अंदर होता तो हुन्युवान फल कभी भी फट सकता था। हुन्युवान फल को धीरे धीरे पाउडर में बदलने के लिए बहुत सटीक लौ की आवश्यकता होती थी, लेकिन चेन जियांग वर्तमान में जिस ज्वाला का उपयोग कर रहा था वह बहुत मजबूत थी और इसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कि हुन्युवान फल बचाव कर रहा था और चेन जियांग आग से हमला कर रहा था। चेन जियांग के हाथ में हुन्युवान फल को देखते हुए ली बाओजुन की आंखें झपकती नहीं थीं। उसने गोलियों को परिष्कृत करने की इस विधि के बारे में सुना था, लेकिन उस समय उसने इसे तुच्छ समझा था, ये सोचकर कि यह गोली शोधन तकनीक का एक भ्रम मात्र है, ऐसा तो अस्तित्व में ही नहीं है। इसके अलावा इसका अस्तित्व में होना असंभव था, क्योंकि यह गोलियों को परिष्कृत करने की पारंपरिक विधि के बिल्कुल विपरीत था। लेकिन अभी चेन जियांग स्वर्ग स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर रहा था। वह जानता था कि इस पद्धति का एक लाभ था, वह ये कि वह पूर्व ज्ञान कीमिया का उपयोग नहीं कर सकता था। पिछले कुछ समय से चेन जियांग हुन्युवान फल को परिष्कृत कर रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था और हुन्युवान फल से तब तक टकराता रहा जब तक कि वह फट नहीं गया। केवल थोड़ी मात्रा बची होने के कारण इस बार उसे सफल होना ही था, अन्यथा वह वांग कियोंगजिन को सबसे मजबूत तरीके से हराने में सक्षम नहीं होगा। जैसे ही देव शक्ति ने हुन्युवान फल की अमृत आत्मा पर हमला किया, स्वर्ग की आग ने लगातार इसकी रक्षा को जला दिया। दोनों ताकतें हुन्युवान फल की रक्षा को तोड़ने, इसे पाउडर में परिष्कृत करने और फिर इसे भट्टी में डालने के लिए एक साथ काम कर रही थीं ताकि हुन्युवान फल की सभी संभावित शक्ति को परिष्कृत, संपीड़ित और मुक्त किया जा सके। 4 घंटे बीत जाने के बाद चेन जियांग के हाथ में हुन्युवान फल अचानक एक सुनहरी रोशनी के साथ चमक उठा। हुन्युवान फल की सतह पर कई सुनहरे धब्बे थे। सुनहरी रोशनी कुछ पल के लिए बनी रही और उसी समय चेन जियांग का माथा पसीने से भीग गया। सुनहरी रोशनी गायब होने के बाद हुन्युवान फल की सतह पर कई दरारें दिखाई दी और उसके बाद ये धीरे धीरे अंदर की ओर ढहने लगा, अंततः सुनहरे पाउडर के ढेर में बदल गया। चेन जियांग ने एक लंबी सांस छोड़ी, क्योंकि वह सफल हो गया था। वह आखिरकार इस हुन्युवान फल को परिष्कृत करने में सफल हो गया था। वह बहुत खुश था। उसने परिष्कृत हुन्युवान फल को यानलोंग भट्टी में डाल दिया और फिर हुन्युवान पेड़ की जड़ थी। डैन किंग स्वर्ग स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थे और उन्होंने पहले भी इस हुन्युवान फल को परिष्कृत किया था। ये फ्लाइंग डैन से भी अधिक कठिन था। इसमें लगने वाला समय कम नहीं था, इसमें कम से कम 2 दिन और 2 रातें तो लग ही जाती। चेन जियांग को हुन्युवान वृक्ष की जड़ को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की गई विधि का उपयोग करते हुए देखकर सभी ने अनुमान लगाया कि उसे आगे क्या करना चाहिए। हुन्युवान वृक्ष की जड़ को परिष्कृत करने के बाद वे गोलियों के अंतिम बैच को पूरा करने के लिए इसे भट्टी में फेंक देंगे। हालांकि कई कीमियागरों ने यह भी देखा कि इस पद्धति का उपयोग करने से कई समस्याएं हल हो जाएंगी। घटनास्थल पर कई कीमियागर चेन जियांग की इस नई और शक्तिशाली गोली शोधन तकनीक पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वह पूर्व ज्ञान कीमिया का उपयोग नहीं कर सकता था। उसने हुन्युवान फल को परिष्कृत करने के लिए आग का उपयोग कैसे किया? जब वह लपटों का उपयोग करता है तो हमेशा बहुत तेज लपटें निकलती हैं। तार्किक रूप से कहें तो हुन्युवान फल को जलाने का ये तरीका काम नहीं करेगा। अंत में ये या तो फट जाएगा या नष्ट हो जाएगा।
इसके अलावा उसे भट्टी में मौजूद पूरक सामग्री के साथ साथ औषधीय आभा और औषधीय पाउडर पर भी नियंत्रण रखना होगा। भट्टी के अंदर दोनों में निश्चित रूप से टकराव होगा। उसे समर्थन देने के लिए एक बहुत मजबूत दिमाग की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हुन्युवान फल को बाहर से परिष्कृत करने के लिए जिस विधि का उपयोग करता है, ये निश्चित रूप से इसे जलाने के लिए आग का उपयोग करने जितना सरल नहीं है। हम इसे केवल सतह पर ही देख रहे हैं। बेशक ये सरल नहीं था, यह एक विधि थी जिसे चेन जियांग ने स्वर्गीय कीमिया को समझने से विकसित किया था, और औषधीय सामग्री को परिष्कृत करने के लिए उन्होंने जो मंत्रों का इस्तेमाल किया था वे स्वर्गीय कीमिया से आए थे। केवल वो कियान को थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि चेन जियांग ने उससे पहले ही बता दिया था कि अगर वह इस विधि का उपयोग करना चाहती है तो इसके लिए बहुत मजबूत ज्वाला और चेतना की आवश्यकता होगी। उसे लगा कि एक मजबूत ज्वाला कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की अग्नि आत्मा को ऊपर उठाने का एक तरीका था, लेकिन चेतना के मामले में उसे स्वर्ग स्तर की गोली को परिष्कृत करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी, इससे पहले कि वह ऊपर उड़ सके, और उस समय वह स्वर्ग क्षेत्र के करीब पहुंच पाएगी। अगर वह सच में चेन जियांग से हार जाती तो उसके पास किसी से मिलने की हिम्मत नहीं होती। पहले उसने कहा था कि चेन जियांग ने उसे अपने मुकाबले में बेइज्जत किया था और कहा था कि चेन जियांग तो चींटी भी नहीं है, इसलिए वह हार नहीं सकती। चेन जियांग के लिए हुन्युवान वृक्ष की जड़ को परिष्कृत करना बहुत आसान था। जब वह परिष्कृत कर रहा था तो उसके शरीर में यिन और यांग देवता का खून एक तरह की अजीब भावना पैदा करता था, जिससे उसे हुन्युवान वृक्ष की जड़ की औषधि आत्मा के साथ एक तरह का कमजोर और चमत्कारिक संबंध बनाने की अनुमति मिलती थी। जब वह हुन्युवान वृक्ष की जड़ को आग से परिष्कृत कर रहा था तो उसे इतना मजबूत प्रतिरोध नहीं मिला। इसे परिष्कृत करना बहुत आसान कहा जा सकता है। सिर्फ 2 घंटों में चेन जियांग के हाथों में काले हुन्युवान पेड़ की जड़ का टुकड़ा बर्फ सफ़ेद रंग में बदल गया और फिर धीरे धीरे घूमते हुए सफ़ेद पाउडर के ढेर में बिखर गया। बाहर की दवाई की आभा भी घूम रही थी और यह एक छोटे भंवर की तरह दिख रही थी जो सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। चेन जियांग ने परिष्कृत हुन्युवान पेड़ की जड़ को गोली भट्टी में डाल दिया। इस समय वह पहले से ही गोली को संघनित करने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका था और भट्टी में सब कुछ संघनित करना शुरू कर दिया। अभी 6 घंटे ही हुए थे, फिर भी वह इस मुकाम पर पहुंच चुका था जिससे सभी लोग चौंक गए। इस समय कई कीमियागर इस गोली शोधन तकनीक को सीखना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि यह निश्चित रूप से किसी और का रहस्य था। इस तकनीक को सीखना आसान नहीं होगा जब तक कि वे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में शामिल न हो जाएं। मूल रूप से वे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल को बेरहमी से हराना चाहते थे और बड़ी मात्रा में छर्रे जीतना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे पहले ही आधे खो चुके थे। लेकिन अगर भट्टी अभी भी फट जाए तो भी वह नई बनाई गई गोलियों से सीख सकता था। गुणवत्ता, उत्पादित गोलियों की संख्या या समय सीमा के मामले में कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए जब तक वह गुणवत्ता, मात्रा और समय के मामले में दूसरे पक्ष से आगे निकल सकता था तब तक वह जीतने में सक्षम था। कोर को संघनित करने के लिए आवश्यक समय बहुत लंबा नहीं था, लेकिन ये पूर्वदर्शी कीमिया के उपयोग के साथ था, इसलिए चेन जियांग द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे ईश्वर शुद्धिकरण में कुछ समय लगेगा। वान कियोंगजिन को हमेशा से चिंता थी कि चेन जियांग उससे ज्यादा तेजी से गोलियां बना लेगा, लेकिन अब जब उसने देखा कि चेन जियांग पिछले 4 घंटों में गोलियां बनाने में सफल नहीं हुआ है तो उसे बहुत राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि भले ही चेन जियांग गुणवत्ता और मात्रा के मामले में तेज हो, लेकिन वह शायद उसे हरा नहीं पाएगा। हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक था कि भट्टी के अंदर वास्तव में क्या हो रहा था। सामान्य परिस्थितियों में स्वर्ग स्तर की गोली को परिष्कृत करते समय भट्टी थोड़ी हिलती थी, जिससे भट्टी के अंदर की शक्ति निकल जाती थी। विशेष रूप से गोली भट्टी जो चेन जियांग अब उपयोग कर रहा था, अगर उसे हिलाया नहीं गया तो वह किसी भी समय खुद को उजागर कर सकती थी, जिसका अर्थ था कि अंदर की ऊर्जा बिल्कुल भी जारी नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर भट्टी फटने वाली थी तो चेन जियांग इतने लंबे समय से डटा हुआ था। ली बाओजुन और वू कियान को तुरंत एक बात याद आई। वे चेन जियांग के गोली शोधन के परिणामों से बहुत परिचित थे, लेकिन अब चेन जियांग की भट्टी हिली नहीं और न ही उसके अंदर की कोई ऊर्जा निकली, जिसका मतलब था कि चेन जियांग उस सारी ऊर्जा को संपीड़ित कर रहा था जिसे उसे एक साथ छोड़ने की जरूरत थी। इसके अलावा यह एक उन्मत्त ऊर्जा में बदल जाएगा जो गोली भट्टी के अंदर भड़केगी, खासकर गोलियों को परिष्कृत करते समय। सामान्य परिस्थितियों में कीमियागर गोली भट्टी को हिलाकर इस ऊर्जा का उपयोग केवल गोली के संघनन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके करेगा। चेन जियांग ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अधिक गोलियां देना चाहता था। अब जब उसके पास समय था तो वह और भी अधिक अच्छी तरह से जीतना चाहता था, इसलिए उसने इस समय का उपयोग हुन्युवान दान के एक और भी अधिक परिपूर्ण सेट को परिष्कृत करने के लिए किया। समय उड़ गया, पलक झपकते ही अंधेरा हो गया और चेन जियांग अभी भी पहले जैसा ही था। गोली भट्टी से कोई हलचल नहीं थी, लेकिन यह अभी भी अंदर काम कर रहा था। सभी को अचानक चेन जियांग के नए गोली शोधन कौशल के बारे में संदेह हुआ
उन्होंने पहले सोचा था कि यह बहुत तेज था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई फायदा नहीं था, ये सोचने के लिए कि उसने गोली को संघनित करने में इतना समय लिया था। ये देखकर कि चेन जियांग ने गोली को बहुत जल्दी संघनित नहीं किया, वान कियोंजिन और अग्नि दिव्य महल के लोगों को तुरंत लगा कि जीत उनके हाथ में है, क्योंकि वान कियोंजिन के साथ आए लोग सभी विश्वसनीय सहयोगी थे जिन्हें वान कियोंजिन स्वर्ग क्षेत्र से अपने साथ लाया था। वे सभी उसके शोधन स्तर को जानते थे, विशेष रूप से स्वर्ग स्तर की गोली। आसमान में रोशनी होने वाली थी, लेकिन चेन जियांग की आंखें अभी भी बंद थीं। वह भावशून्य होकर जमीन पर पैर फैलाकर बैठ गया और गोलियों की भट्टी में आग डाल दी। तभी वान कियोंजिन की गोली भट्टी अचानक हिलने लगी, जिससे सभी की आंखें चमक उठीं। वे लंबे समय से चेन जियांग का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला और अब वान कियोंजिन ने उन्हें पकड़ लिया था। हालांकि वह कोर फॉर्मेशन चरण में थोड़ा देर से आया था, लेकिन अंत में गोली का संघनन अभी भी चेन जियांग की तुलना में तेज था। वान कियोंजिन ने चेन जियांग को तुच्छ समझना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि चेन जियांग की गोली शोधन कौशल केवल औसत दर्जे का था। अंत में उसे अभी भी उतना ही समय चाहिए था, लेकिन बस इतना ही। आसमान पूरी तरह से चमक रहा था और सुबह की गर्म धूप प्रतियोगिता के मैदान पर चमक रही थी। हर कोई चिंतित भी था, क्योंकि वान कियोंजिन की गोली भट्टी अधिक से अधिक हिल रही थी, और क्योंकि उसने आखिरी क्षण में बहुत अधिक ऊर्जा जारी की थी, इसलिए उसे इसे जारी करने की आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में, वान कियोंजिन सफल होने वाला था। वान कियोंगजिन की बर्फ सफ़ेद गोली की भट्टी कुछ देर तक हिंसक रूप से हिलती रही, फिर अचानक रुक गई। वान कियोंगजिन ने अपनी आंखें खोलीं, उसका चेहरा खुशी से भर गया, लेकिन चेन जियांग अभी भी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि उसने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। मैंने सोचा था कि तुम इतने शक्तिशाली हो। वान कियोंगजिन ने अपनी गोली भट्टी खोली और 2 चमकदार, सुनहरे हुन्युवान दान निकाले। इन 2 उच्च गुणवत्ता वाले हुन्युवान दान को देखकर हर कोई विस्मय की एक श्रृंखला से बाहर निकल गया। हुन्युवान दान जो केवल एक गोली का उत्पादन कर सकते थे, वान कियोंगजिन ने उनमें से 2 को परिष्कृत करने के लिए 1 दिन और 1 रात का उपयोग किया। अग्नि दिव्य महल खो गया। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके पास अधिकतम 2 छर्रे होंगे। हालांकि उसका समय उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में धीमा है। शुरू में मुझे लगा कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। बस इतना ही। हर कोई अग्नि दिव्य महल की ओर देखने लगा और उसमें स्वयं को झोंक देने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, क्योंकि वहां एक बहुत ही उत्कृष्ट और शक्तिशाली कीमियागर खड़ा था। चेन जियांग ने अभी तक शोधन कार्य पूरा भी नहीं किया था, और पहले से ही ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे हार मानने के लिए कहा, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से चेन जियांग के जीतने की कोई संभावना नहीं थी। वान कियोंजिन ने चेन जियांग को गहरी और ठंडी आंखों से देखा। चेन जियांग ने औषधीय सामग्री को परिष्कृत करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल किया था, वह अभी भी बहुत शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि वान कियोंजिन जैसा कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ पाएगा कि क्या हो रहा था। अगर वह होती, तो वह पहले की तरह चेन जियांग की तरह औषधीय सामग्री को अपनी हथेली में परिष्कृत नहीं कर पाती। हालांकि चेन जियांग ने उन 2 मुख्य औषधीय अवयवों को परिष्कृत करने के लिए बहुत ही कम समय का उपयोग किया था, और इस बिंदु पर वान कियोंगजिन चेन जियांग की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। वान कियोंगजिन द्वारा शोधन समाप्त करने के 2 घंटे बाद चेन जियांग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसके शांत भाव को देखकर उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक आ गई, और कई लोगों ने अपना सिर हिलाया। अब आपके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। भले ही आप खुद को मौत के मुंह में धकेल दें, आप केवल 2 उच्च गुणवत्ता वाले हुन्युवान डैन को ही परिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन वे आपसे तेज हैं। आप निश्चित रूप से हारेंगे। जब तक आप 3 हुन्युवान दान को परिष्कृत नहीं कर सकते, लेकिन यह असंभव है। हुन्युवान दान के लिए 2 मुख्य तत्व ऐसे ही हैं, और उनके लिए 3 हुन्युवान दान को संघनित करना मुश्किल है। यहाँ तक कि सर्वोच्च पिल संत भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। बस हार मान लो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पूरी तरह से हार गया है। तुम लोगों ने एक जीता है, एक हारा है। अग्नि दिव्य महल का बूढ़ा आदमी मन ही मन खुश था, क्योंकि उसके पास अभी भी ली बाओजुन को हराने का मौका था। अभी उसका मानना था कि अग्नि दिव्य महल पहले ही हार चुका है, इसलिए उन्हें अभी भी तब तक प्रतिस्पर्धा जारी रखनी होगी जब तक कि उनमें से कोई एक लगातार 2 राउंड नहीं जीत लेता। चेन जियांग ने हल्की सांस ली और हल्के से कहा, अब प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले ही हार चुके हैं। उसने गोलियों की भट्टी का ढक्कन खोला और उसमें से सुनहरी रोशनी की 4 किरणें निकलीं। वे सीधे आसमान में चली गईं, साथ में एक तेज औषधीय खुशबू भी थी। 4 गोली की रोशनी को देखकर हर कोई हैरान रह गया, खासकर बूढ़ा कीमियागर। ये पिल लाइट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पौराणिक पिल लाइट वास्तव में मौजूद है। 4 हुन्युवान दान, यह असंभव है। मैंने शायद गलत देखा होगा। इस गोली का दिखना यह दर्शाता है कि इस गोली की गुणवत्ता अपने चरम पर पहुंच गई है। ये स्वर्ग स्तर की गोली की चरम गुणवत्ता है। ये कहा जा सकता है कि इस गोली ने नश्वरता को पार कर लिया है और एक पवित्र प्रकाश का पोषण किया है।
घटिया किस्म की गोली भट्टी के अंदर धुंधली सुनहरी रोशनी में लिपटी 4 तैरती हुई गोलियां थीं। जब उन्होंने देखा कि ये वास्तव में 4 हुन्युवान डैन हैं, तो सभी हैरान रह गए। उनके दिलों में जो सदमा लगा वह अवर्णनीय था। एक हुन्युवान दान द्वारा उनमें से 2 को परिष्कृत करने में सक्षम होना पहले से ही एक अविश्वसनीय उपलब्धि माना जाता था, यदि ये केवल 3 के लिए था। हालांकि यह संभव था, लेकिन हर कोई मानता था कि केवल एक पिल सेंट ही ऐसा करने में सक्षम होगा। लेकिन उनके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में 4 को परिष्कृत करने में सक्षम था, और वे एक पिल लाइट का उत्सर्जन करने में भी सक्षम थे। चेन जियांग के शोधन कौशल ने गोलियों के दाव के प्रति हर एक कीमियागर की समझ को पूरी तरह से पलट दिया था, और गोलियों के दाव के सभी नियमों के खिलाफ चला गया था। वांग कियोंजिन ने भी चौंककर अपना मुंह थोड़ा खोला, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। 4 गोलियों की बात तो छोड़िए, सिर्फ उस गोली की रोशनी ही उसे पूरी तरह से हराने के लिए काफ़ी थी। भले ही दूसरी पार्टी 2 गोलियों को परिष्कृत कर ले, लेकिन सिर्फ उनकी गुणवत्ता ही उसे हराने के लिए काफ़ी होगी। उन्होंने दूरदर्शी कीमिया का उपयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने गोलियों का एक चौंकाने वाला बैच तैयार किया। उनमें से 4 हुन्युवान दान थे, और इन गोलियों की उपस्थिति ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह गोली संत का उत्तराधिकारी था। तुम हार गए हो। ली बाओजुन काफ़ी देर तक चौंका, फिर उसने धीरे से कहा, ये लो। वांग कियोंगजिन ने ली बाओजुन की ओर एक स्टोरेज बैग फेंका, जिसमें बड़ी मात्रा में गोलियां थीं। वे सभी अपने प्रतिद्वंद्वी से पूरी तरह से हार गए थे, और उनके बीच बहुत बड़ा अंतर था। वे शुरू में उसमें कमियां ढूंढना चाहते थे, लेकिन अंत में वे वास्तव में हार गए और अपनी दुम दबाकर भाग गए। इस गोली को बनाने में चेन जियांग ने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी। उसने केवल ली बाओजुन को अलविदा कहा और आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। छोटे बदमाश, तुम वाकई कमाल के हो। तुमने ये कैसे किया? यहाँ तक कि सू मेयाओ को भी नहीं पता था कि चेन जियांग ने ऐसी उपलब्धि कैसे हासिल की। अपने स्तर के साथ वह निस्संदेह उन पिल सेंट डैन अमरों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। अगर वह हुन्युवान डैन को परिष्कृत करने में उन लोगों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करता, तो भले ही चेन जियांग जीत न पाता, लेकिन वह निश्चित रूप से हारता नहीं। सू मेयाओ ने स्वर्ग क्षेत्र के ऊपर कीमिया की दुनिया में अपना रास्ता बना लिया था, और वह जानता था कि चेन जियांग का वर्तमान स्तर पहले से ही कई अन्य डैन अमरों से आगे निकल चुका है। ये सिर्फ इतना था कि वह जिस कीमिया ग्रेड को परिष्कृत कर सकता था वह अभी भी कम था, लेकिन वह निश्चित रूप से भविष्य में इसे बढ़ाने में सक्षम होगा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, हुन्युवान डैन की दवा की सीमा 3.5 गोलियां है, लेकिन जब मैंने पहले पूरक दवा डाली थी तो मैंने बहुत अधिक डाल दी थी, और उस समय वहाँ बहुत से मूर्ख भी थे जो मुझ पर हंसते थे। ये सब इन पूरक दवाओं की बदौलत ही था कि मैं चौथी हुन्युवान डैन प्राप्त करने में सक्षम था, और जहाँ तक उस गोली की रोशनी का सवाल है, मुझे यकीन नहीं है कि वह कैसे दिखाई दी। सू मेयाओ ने कहा, जब तक ये स्वर्ग स्तर की गोली या उससे ऊपर है, तब तक इसकी गुणवत्ता श्रेष्ठ होती है। एक बार जब उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त हो जाती है, तो गोली चमक उठती है। बहन मियाओ, मैं अब से तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। चेन जियांग हंसा। चेन जियांग और ली बाओजुन दोनों यहाँ थे। वे दोनों कीमिया से जुड़ी चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि चेन जियांग बहुत उत्साहित है, तो वे सभी खड़े हो गए। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ सकता है, लेकिन उससे पहले मैं बस अपने ईश्वर शुद्धिकरण के पीछे के सिद्धांतों की व्याख्या करूंगा। वुकियान कियान और ली बाओजुन ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। चेन जियांग ने ईश्वर शुद्धिकरण तकनीक को विस्तार से समझाया और फिर प्रमुख बिंदुओं को समझाया। सब कुछ सुनने के बाद वुकियान कियान और ली बाओजुन ने चेन जियांग को अजीब तरह से देखा, क्योंकि चेन जियांग की गोलियों को परिष्कृत करने की विधि बहुत ही असामान्य थी। ये सोचना कि वे औषधीय अवयवों के भीतर औषधीय आत्मा से सीधे निपटना चाहेंगे, और चेन जियांग की चेतना जो निश्चित रूप से बेहद मजबूत होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे चेन जियांग द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ थे, और उनकी चेतना पर्याप्त मजबूत नहीं थी। ऐसा लगता है कि केवल अपनी चेतना को ऊपर उठाकर ही मैं इस तरह के ईश्वर शुद्धिकरण का उपयोग कर सकता हूँ। ली बाओजुन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि यह बहुत सामान्य था। वुकियान कियान को पहले से ही पता था कि आत्मा चेतना की आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं, इसलिए वह मानसिक रूप से तैयार थी। भविष्य में जब वह अपनी आत्मा चेतना की खेती करेगी, तो सबसे पहले वह अपनी आत्मा चेतना को बेहतर बनाने के साथ साथ इस रहस्यमय गोली शोधन तकनीक में भी महारत हासिल करेगी। चेन जियांग ने कहा, अगले समय में अग्निदिव्य महल चेन मार्शल महाद्वीप पर बहुत जल्दी हमला नहीं करेगा। उन्होंने अभी बहुत सारी गोलियां खोदी हैं, इसलिए उन्हें ठीक होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। वुकियान कियान सबसे पहले जाने वाली थी, उसे डैन फ्रेग्रेंस प्योलैंड में देखभाल करने के लिए मामले थे। ली बाओजुन ने गोलियों का एक बड़ा बैच लाया था और उन्हें विभाजित करना था, इसलिए वह व्यस्त थी। छर्रों का वह बैच ग्राउंड लेवल की शीर्ष गुणवत्ता से नीचे था। कोई स्वर्ग स्तर की औषधीय सामग्री नहीं थी, लेकिन मात्रा बहुत बड़ी थी। अगर वे छर्रों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल और भी अधिक उत्कृष्ट शिष्यों को विकसित करने में सक्षम होगा।
हालांकि यह एक साधारण खंजर से अलग नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी अभी के दृश्य ने चेन जियांग को चौंका दिया था। अगर ये तथ्य न होता कि प्रोग्रेसिव हीरे का कवच तुरंत प्रकट हो गया था, तो उसे लगा कि खंजर के उसके शरीर में घुसने के बाद यह एक मजबूत राक्षसी ऊर्जा जारी करेगा जिसने उसके शरीर में तबाही मचा दी, उसके डेंटियन को नष्ट कर दिया और उसके दिव्य ज्ञान सागर को नष्ट कर दिया। ये राक्षसी ऊर्जा बस बहुत भयानक थी। वह बहुत करीब था। अभी अभी जो वार हुआ उससे तो एक अमर सम्राट भी मर जाता। चेन जियांग ने अपने दिल में अभी भी डर के साथ कहा। उसके बाद उसने खंजर उठाया। ये थोड़ा भारी होने के अलावा ये वास्तव में एक साधारण खंजर से अलग नहीं दिख रहा था, केवल इतना था कि इसका आकार कुछ पुराना और खुरदरा था। इस चीज़ का इस्तेमाल शैतान साधक के किसी शक्तिशाली योद्धा ने किया होगा। इसे कई सालों तक अपनी ही राक्षसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके परिष्कृत किया गया है, यहाँ तक कि एक दिव्य शिल्पकार भी इसे कम समय में नहीं बना पाएगा। तो ये कौन सा शक्तिशाली शैतान साधक है? बाई यूयू के बोलने के बाद वह गहराई से सोचने लगी। उसने उसे बताए गए कुछ प्राचीन रहस्यों को याद किया। ये खजाना तब छोड़ा गया था जब दी तियान का काम पूरा हो गया था। यह उस समय के विशेषज्ञों का होना चाहिए। हम निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे कि उस समय कितने विशेषज्ञ थे। शायद डुआनचोंग या व्हाइट टाइगर को इसके बारे में पता हो। सु मेयाओ ने कहा, 9 स्वर्गों के 10 राजाओं में क्या कोई दानव सम्राट हो सकता है? शायद वह खंजर दानव सम्राट द्वारा छोड़ा गया था। लॉन्ग जुएई ने अनुमान लगाया, मुझे लगता है कि केवल उस स्तर का शैतान साधक ही एक सामान्य खंजर को इतना शक्तिशाली बना सकता है। चेन जियांग ने खंजर को पकड़ा और उसे इन्हें क्यूई में डाला, केवल ये देखने के लिए कि यह एक बार फिर लाल चमक उत्सर्जित करता है, लेकिन ये बेहद कमजोर था। हालांकि जब खंजर पर लाल चमक दिखाई दी तो चेन जियांग को लगा कि खंजर बेहद शक्तिशाली था। उसने पत्थर की दीवार पर हल्के से वार किया और एक अदृश्य क्यूई उड़ गई, जिसने वास्तव में एक गहरी खरोंच छोड़ दी। अद्भुत! वह वास्तव में एक दानव सम्राट हो सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या दानव सम्राट 9 सम्राट 10 राजाओं में से एक है। बाई यूयू शैतान साधक थी, इसलिए वह दानव सम्राट के बारे में बहुत उत्सुक थी और उसे लगा कि एक होना चाहिए। चेन जियांग ने कहा, जाओ और सफ़ेद बाघ से पूछो, मुझे उसके साथ कुछ काम करना है। ये खंजर एक अच्छी वस्तु है। भविष्य में जब मैं शैतान कल्टीवेटर से मिलूंगा तो मैं उन्हें डराने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। चेन जियांग आखिरी खजाने की पेटी से बहुत संतुष्ट था। नक्शा और खंजर पाने के लिए उसके पास सफ़ेद बाघ को खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह स्थान जहां श्वेत बाघ गहन क्षेत्र स्थित था, चेन मार्शल महाद्वीप के किनारे पर था। हालांकि आम लोग वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे, भले ही उन्हें पता हो कि वहां एक गहन क्षेत्र है। चेन जियांग के पास एक सफ़ेद बाघ दिव्य हथियार था, इसलिए जब वह यहां आया तो जब तक वह गहन क्षेत्र को महसूस करता और अपनी शक्ति जारी करता, वह एक दरवाजा खोलने में सक्षम होगा। जैसे ही चेन जियांग अंदर आया, वह फूलों के समुद्र में दिखाई दिया। एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर उसने लालच से सुगंधित हवा में सांस ली, जो फूलों की खुशबू के साथ थी, और दूरी में फूलों के बड़े विस्तार को देखा। खूबसूरत हरे भरे मैदानों से गुजरते हुए वह एक जंगल में पहुंच गया। ऊंचे और सीधे पेड़ व्यवस्थित ढंग से कतार में लगे हुए थे। तरह तरह के पक्षियों की चहचहाट से यह जंगल चहल पहल से भरा हुआ था और अनंत जीवन का एहसास करा रहा था। कोई अंदर आ गया था। व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस के मुखिया बाई जान को आने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह जानता था कि चेन जियांग यहाँ है, इसलिए वह ज्यादा घबराया नहीं। मैं वास्तव में कुछ समय के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। चेन जियांग ने बाई जान को देखा और आह भरी। किसी भी समय बाई जान ने चेन जियांग के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह उसी पीढ़ी का हो, क्योंकि वह जानता था कि चेन जियांग ने व्हाइट टाइगर दिव्य हथियार प्राप्त कर लिया है और व्हाइट टाइगर लड़ाकू जाति के सदस्य अच्छी तरह से जानते थे कि इसे केवल व्हाइट टाइगर को हराकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सफ़ेद बाघ ने अपना निवास स्थान पहले ही बदल लिया था। वह पहले वाले बड़े पेड़ पर नहीं था, बल्कि एक साधारण और सादे छोटे से आंगन में था। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि चेन जियांग आ गया था। सफ़ेद बाघ ने सफ़ेद लबादा पहना हुआ था। हालांकि उसके पास बहुत ताकत थी, फिर भी उसने किसी को कोई दबाव महसूस नहीं कराया। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उस समय वह एक तालाब के किनारे बैठा था और वास्तव में मछली पकड़ रहा था। एक बड़ी सफ़ेद बिल्ली जो मछली खाना पसंद करती है, वह इतनी उबाऊ है। लॉन्ग जुएई ने नाक भान से कुड़ी। चेन जियांग व्हाइट टाइगर के पास आया और तालाब के किनारे बैठ गया। वह पहले से ही व्हाइट टाइगर से बहुत परिचित था और उसके साथ दोस्त जैसा था, इसलिए उसे विनम्र होने की ज़रूरत नहीं थी। आप वास्तव में मुझे बचाने नहीं आए हैं। आप मेरे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के महान बुजुर्ग हैं। चेन जियांग ने मजाक किया। आप एक प्रतिष्ठित नेता हैं, आपको मेरी महान कबीले के बुजुर्ग की मदद की भी ज़रूरत नहीं है। देखो, क्या तुम अभी बाहर नहीं हो, और यह भी बहुत अच्छा है। अगर सफ़ेद बाघ चेन जियांग को बचाने गया तो अग्नि दिव्य महल तुरंत गायब हो सकता है। हवा चलने की आवाज़ के बाद वे बाहर आ सकते हैं और कुछ और परेशानी पैदा कर सकते हैं।
चेन जियांग ने याद किया कि कैसे भागने के लिए वह एक लंबी सांस छोड़े बिना नहीं रह सका। उस समय मैं लगभग बाहर नहीं निकल सका, मेरे लिए उस सील से मुक्त होना वास्तव में मुश्किल था। सफ़ेद बाघ ने मछली पकड़ने वाली छड़ी पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम अभी भी बाहर नहीं निकले हो। चेन जियांग लेट गया और व्हाइट टाइगर के गहन क्षेत्र में गहरे नीले आकाश को देखने लगा। वह विशेष रूप से यहाँ की शांति के लिए तरस रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह इस तरह के शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उपयुक्त नहीं था। क्या तुमने अग्नि दिव्य महल से बदला लिया? सफ़ेद बाघ ने चेन जियांग को देखा और पूछा। बेशक उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने अपने अमर राजाओं में से एक को नष्ट कर दिया। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक व्यथित किया वह ये था कि बर्फ सम्राट को मैंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मैंने ऐसा किया है। उन्होंने अभी भी सोचा कि मैं सीलबंद था। चेन जियांग गर्व से हंसा। बर्फ सम्राट, यह आदमी अभी भी जीवित है। सफ़ेद बाघ ने भौहें सिकुड़ी और मछली पकड़ने की छड़ी खींची, फिर मछली पकड़ने का कांटा बाहर फेंक दिया। जब उसने बर्फ सम्राट के साथ मामले के बारे में सुना तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ और उसे चेन जियांग ने पूरी तरह से मार डाला था। फायर डिवाइन पैलेस बर्फ सम्राट को पुनर्जीवित करना चाहता है, लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे उनकी योजना का पता चल गया। उस शापित सील से बाहर आने के बाद मैंने जो पहला काम किया वह था उस बर्फ सम्राट को उसके रास्ते से हटाना। अग्नि दिव्य महल वर्तमान में आधा मृत है। अगर मैं बर्फ सम्राट को पुनर्जीवित कर दूं तो यह निश्चित रूप से उन्हें बहुत सारी शक्ति प्रदान करने में सक्षम होगा। उस समय क्यूई शी ने उनके साथ एक महान लड़ाई की थी, लेकिन वे पूरी तरह से नहीं मारे गए थे और उनके स्तर पर उनके लिए पूरी तरह से मरना मुश्किल होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में उन्हें मार देंगे। आपने ऐसा कैसे किया? अगर मैं इसे जोर से कह दूं तो तुम मुझसे घृणा नहीं करोगे, है ना? ये चेन जियांग का एक बड़ा रहस्य था, लेकिन वह इसे व्हाइट टाइगर के सामने कबूल कर सकता था क्योंकि इससे उसे व्हाइट टाइगर से अतीत के और अधिक रहस्य प्राप्त करने का मौका मिलता। सफ़ेद बाघ ने कुछ देर सोचा। उसे पता था कि चेन जियांग के पास कई दुष्ट चालें हैं, लेकिन चाहे वह इसके बारे में कितना भी सोचे, वह समझ नहीं पा रहा था कि चेन जियांग ने बर्फ सम्राट को पूरी तरह से कैसे मार डाला। यहाँ तक कि 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, अन्यथा बर्फ सम्राट और अग्नि सम्राट इस युग से आगे नहीं जी पाएंगे। व्हाइट टाइगर ने कुछ देर सोचा और फिर भी उसे लगा कि न जानना ही बेहतर है। उसने पहले ही चेन जियांग की नज़र से कुछ चीज़ें देख ली थीं। तुम मेरे पास सिर्फ ये दिखाने नहीं आए हो कि तुमने बर्फ सम्राट को कैसे मारा, है ना? सफ़ेद बाघ ने चेन जियांग से यह पूछना जारी नहीं रखा कि उसने बर्फ सम्राट को कैसे मारा। चेन जियांग ने तालाब की ओर देखा, मुट्ठी भर घास पकड़ी और उसे उसमें फेंक दिया। लहरदार पानी को देखते हुए उसने पूछा, तुम जिस तालाब में हो उसमें कौन सी मछली है? तुम इतने ऊब गए हो। मछली तो होगी ही। सफ़ेद बाघ हंसा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कह दो, गोल मोल बातें मत करो। चेन जियांग ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अभी अग्नि दिव्य महल में 2 शक्तिशाली अमर राजा हैं। अगर वे चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करना चाहते हैं तो मेरे लिए उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। यही कारण था कि चेन जियांग व्हाइट टाइगर की तलाश कर रहा था। अगर यह पहले होता तो मुझे डर है कि मैं अपना कदम उठा लेता। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चेन जियांग ने जब ये सुना तो उसे और भी संदेह हुआ। पहले उसे लगा कि अमर राजा किसी बात को लेकर चिंतित हैं, इसलिए उसने चेन मार्शल महाद्वीप पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा इसमें केवल 1 या 2 दिन लगते और इससे अग्नि दिव्य महल में इतने सारे लोगों की जान नहीं जाती। सफ़ेद बाघ ने कहा, इस नए शाही स्वर्ग की दुनिया में एक नया कानून है जो एक बहुत ही रहस्यमय शक्ति है। ये कानून नए शाही स्वर्ग की दुनिया के विकास के साथ बदल जाएगा और यह कानून शक्ति पुनर्जन्म वाले द्वितीयान को अधिक न्यायसंगत वातावरण में विकसित करने की अनुमति देने के लिए पैदा हुई है। साथ ही ये नवजात द्वितीयान को एक शक्तिशाली बल द्वारा नष्ट होने से भी रोकेगा। दूसरे शब्दों में, कानून की शक्ति उन अमर राजाओं से निपटेगी। अगर वे अमर राजा कोई कदम उठाते तो क्या वे कानून की इस शक्ति से नष्ट हो जाते? चेन जियांग मन ही मन खुश हो रहा था। प्राचीन संहिता की शक्ति अत्यंत रहस्यमय थी। यह एक शक्तिशाली शक्ति थी जो दुनिया के प्रवाह को बनाए रख सकती थी। सफ़ेद बाघ ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह अमर राजा को नष्ट नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया को नष्ट कर रहा है। अगर कानून ऊर्जा को लगता है कि इस नवजात और नाजुक द्वितीयान को एक शक्तिशाली बल से खतरा है, तो वह शक्ति इस दुनिया में सभी जीवित प्राणियों को नष्ट कर देगी और नए लोगों को जन्म देगी। इस तरह दुनिया फिर से विभाजित नहीं होगी। जब चेन जियांग ने यह सुना तो उसने ठंडी सांस ली। अब उसे चेन मार्शल महाद्वीप पर अमर राजाओं के खतरे की चिंता नहीं थी, बल्कि पूरे द्वितीयान पर खतरे की चिंता थी। यदि यह बात किसी और के मुंह से निकलती तो चेन जियांग को लगता कि ये शब्द रहस्यमय हैं, लेकिन चूंकि यह सफ़ेद बाघ द्वारा कहा गया था, इसलिए उसके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेन जियांग की अभिव्यक्ति को देखकर सफ़ेद बाघ हंसा और कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वे आप सभी को मारने के लिए कार्रवाई करेंगे। मैं उन्हें इस दुनिया को नष्ट नहीं करने दूंगा, यही वजह है कि मैं इस दुनिया में हूँ।
4 दिव्य जानवरों में से केवल सफ़ेद बाघ ही यहाँ था। चेन जियांग ने केवल यही सोचा कि उसका पुनर्जन्म हुआ है क्योंकि उसे उससे ज़्यादा शक्तिशाली किसी ने मार दिया था। आप यहाँ नई शाही स्वर्ग दुनिया की रक्षा के लिए हैं? चेन जियांग ने पूछा। अगर मैं उसकी रक्षा कर पाता तो वह टूटता नहीं। मैं बस एक बदकिस्मत इंसान हूँ जिसे हर तरह से यहाँ रहने के लिए मजबूर किया गया। मैं सिर्फ न्यू इंपीरियल हेवन वर्ल्ड को बढ़ने देने के लिए जिम्मेदार हूँ। एक बार जब न्यू इंपीरियल हेवन वर्ल्ड पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा तो यह ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसे मैं नियंत्रित कर सकूं, और उस समय प्राचीन संहिता की शक्ति अब और प्रतिबंधित नहीं होगी। सफ़ेद बाघ ने कड़वाहट से मुस्कुराया। जहां तक नए शाही स्वर्ग की दुनिया का सवाल है तो यह अभी भी भविष्य में था। ये जानते हुए कि अमर राजा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चेन जियांग को अधिक सहजता महसूस हुई। महान बुजुर्ग, आप उस समय के 9 सम्राट राजाओं के मामले के बारे में कितना जानते हैं? चेन जियांग ने पूछा। 9 सम्राटों के 10 राजा, क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है? मैंने 9 सम्राटों के 10 राजाओं के बारे में पहले कभी नहीं सुना, लेकिन मैं जानता हूं कि 9 सम्राट वे लोग हैं जो 9 क्षेत्रों पर शासन करते हैं। 5 सम्राट 5 विशेषज्ञ हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, सम्राट की उपाधि के योग्य हैं और बहुत से लोग उनका सम्मान करते हैं। उनकी ताकतें लगभग एक ही स्तर की हैं। 9 सम्राट 10 राजाओं की कहानी कुछ ऐसी थी जो चेन जियांग ने दुआनचोंग से सुनी थी, लेकिन जब बात सफ़ेद बाघ की आई तो इसमें बहुत बड़ा अंतर था। सफ़ेद बाघ ने आगे कहा, शायद कुछ अभिलेख जो आगे बढ़ाए गए हैं वे बहुत पुराने हैं और उन्हें 9 सम्राट 10 राजाओं के लिए गलत समझा गया है। हालांकि यह कहा जाता है कि वे 9वें स्वर्ग से हैं, फिर भी सम्राट की तुलना उनसे कैसे की जा सकती है? चेन जियांग ने सिर हिलाया और पूछा, तो क्या दान सम्राट और दानव सम्राट 9 सम्राटों में से हैं? तार्किक रूप से कहें तो आपके लिए इस बारे में जानना मुश्किल होगा। इतने सालों के बाद स्वर्ग के कुछ बूढ़े लोग भी इसके बारे में नहीं जानते होंगे। आपको कैसे पता चला? सफ़ेद बाघ इस बारे में बहुत उत्सुक था। ऐसा क्यों है कि इन चीज़ों को बंद करके रखना पड़ता है? अगर इसे आगे भी पारित किया जाए तो यह इतनी बड़ी बात नहीं होगी। व्हाइट टाइगर की प्रतिक्रिया से यह देखा जा सकता था कि दान सम्राट और दानव सम्राट अस्तित्व में थे। क्योंकि सफ़ेद बाघ ने आह भरी और इसे जोर से नहीं कहा, जिससे चेन जियांग ने अपने दिल में चुपके से कुछ बार कोसा। तुम दानव सम्राट और दान सम्राट के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें उनके बारे में कोई खबर है? उस समय के 9 सम्राटों में से केवल बर्फ सम्राट ही यह निर्धारित करने में सक्षम था कि वे जीवित हैं या मृत। सफ़ेद बाघ हंसा। चेन जियांग ने नक्शा और खंजर निकाला। सफ़ेद बाघ ने खंजर को देखा तो उसने जल्दी से मछली पकड़ने वाली छड़ी नीचे रख दी। इसके अलावा उसकी जानलेवा आभा भी निकल गई, मानो वह रहस्यमय खंजर से आकर्षित हो गया हो। ये वास्तव में दानव सम्राट की वस्तु है। सफ़ेद बाघ ने गहरी सांस ली और अचानक उसे अतीत याद आ गया। वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लगता है कि दानव सम्राट कई वर्षों से इस खंजर का उपयोग इस घटना को अंजाम देने के लिए कर रहा है। लेकिन दानव सम्राट जैसा चरित्र अक्सर इस खंजर का उपयोग करता है। ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। चेन जियांग ने कहा, हे, दानव सम्राट एक बहुत ही कपटी आदमी है। उसे हत्या के महान सम्राट के रूप में भी जाना जाता था। वह मूल रूप से एक बहुत ही साधारण नश्वर था, लेकिन भाग्य के एक झटके के कारण वह एक हत्यारा बन गया और फिर कदम दर कदम बड़ा हुआ। उसने राक्षसी तरीके से साधना की और शैतान साधक में एक मजबूत योद्धा बन गया। सफ़ेद बाघ ने खंजर उठाया, थोड़ी देर उसके साथ खेला और फिर उसे चेन जियांग को वापस लौटा दिया। सफ़ेद बाघ ने नक्शा उठाया जो बहुत पुराना लग रहा था और कहना जारी रखा, तार्किक रूप से कहें तो ये खंजर दानव सम्राट का होना चाहिए था। इसे कई वर्षों तक उसकी राक्षसी ऊर्जा द्वारा पोषित किया जाना चाहिए था, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि यह एक दिव्य सैनिक है। लेकिन यह बाहर क्यों बहेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मर गया हो? ये वही था जो चेन जियांग ने खजाने की पेटियों से निकाला था, और खजाने की पेटियां प्राचीन शक्तियों के पूर्वजों द्वारा उनके वंशजों के लिए अराजक पर्वत में छिपा दी गई थीं। ये तुम्हें कैसे मिला? सफ़ेद बाघ ने पूछा। यह एक लंबी कहानी है। चेन जियांग को व्हाइट टाइगर को अराजक पर्वत के बारे में बताने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसने उन्हें सब कुछ नहीं समझाया था। यह उस समय भी था जब उन्होंने लॉन्ग यांजिंग का ध्यान आकर्षित किया था और यहाँ तक कि एक छोटे पवित्र ड्रैगन को भी मार डाला था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो राजकुमार शाही ड्रैगन वास्तव में चेन जियांग द्वारा मारा गया था और इसे किसी और के शरीर पर भी फ्रेम किया गया था। इस मामले पर विचार करते हुए चेन जियांग उस दौरान गायब हो गया था और बाद में फिर से प्रकट हुआ था। तुम बदमाश, तुम सच में बहुत लापरवाह हो। हालांकि मैं अभी भी कुछ बातें नहीं समझ पाया हूँ। उस समय कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने व्यक्तिगत रूप से उस सुपर युआन संप्रदाय के नेता को किसी को मारते हुए देखा था। चेन जियांग के हाव भाव से वह बता सकता था कि राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन को उसने मार डाला था। हालांकि चेन जियांग ने विस्तार से नहीं बताया। जिस व्यक्ति को मैंने अपनी आंखों से देखा वह मेरा अंदरूनी सूत्र था।
चेन जियांग ने हंसते हुए कहा और फिर विस्तार से बताया कि अराजक पर्वत के खजाने में क्या हुआ था। चेन जियांग ने भगवान का हथौड़ा निकाला। वह जानता था कि सफ़ेद बाघ ने निश्चित रूप से इस चीज़ को पहले देखा होगा। जैसा कि उम्मीद थी, इसे बाहर निकालने के बाद सफ़ेद बाघ तुरंत उत्साहित हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि यह चीज़ तुम्हारे हाथ में आएगी। तुम्हें इस चीज़ का इस्तेमाल पूरे दिन लोगों को मारने के लिए करना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि अगर बूढ़े आदमी को पता चल गया तो क्या वह इतना क्रोधित हो जाएगा कि खून थूक देगा। चेन जियांग के व्यक्तित्व के आधार पर वह अनुमान लगा सकता था कि चेन जियांग ने कई लोगों को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया था। जल्दी से इस नक्शे पर एक नज़र डालो। ये दान सम्राट की ओर से कुछ होना चाहिए। 3 खजाने की पेटियां। यह अभी दान सम्राट की तुलना में सबसे घटिया है, चेन जियांग ने कहा। सफ़ेद बाघ ने नक्शा खोला और उस पर नज़र डाली। थोड़ी देर देखने के बाद उसके हाव भाव बदल गए और वह बहुत गंभीर हो गया। 9 सम्राटों और 5 आदरणीय लोगों में से दान सम्राट उनमें से एक है और 9 सम्राटों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसके अलावा यह आदमी 2 पहचान होने का दिखावा कर रहा है और दान सम्राट और वरिष्ठ पिल दोनों ही वही हैं। मुझे बाद में ही पता चला, सफ़ेद बाघ ने कहा। 9 सम्राटों और 5 आदरणीय लोगों में 2 खिताब अर्जित करने के लिए एक व्यक्ति ही काफ़ी था। ये व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली था और उसने चेन जियांग को यह महसूस कराया कि गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उसके पास एक भविष्य था। तो फिर इस नक्शे का क्या उपयोग है? चेन जियांग को इस बात की सबसे अधिक चिंता थी। अगर व्हाइट टाइगर को नक्शे का स्थान पता होता तो वह निश्चित रूप से वहां जाता। मुझे नहीं पता, लेकिन दान सम्राट ने इसे स्वयं बनाया है। इस पर एक पैटर्न है जिसे केवल वही बना सकता है। उत्तर की ओर की चीज़ बस एक गड़बड़ है, केवल वही इसे इतने आकर्षण के साथ बना सकता है। इसलिए यह उसका हाथ होना चाहिए, क्योंकि वह वास्तव में क्या छिपा रहा है आपको जानने के लिए इसे देखना होगा। सफ़ेद बाघ ने कहा। कहाँ? अगर उसे पता होता कि वह कहाँ है तो चेन जियांग पहले ही वहां जा चुका होता। क्या ये द्वितीयान है? नहीं, ये स्वर्ग लोक से ऊपर होना चाहिए। आप भविष्य में वहां जा सकते हैं और उन स्थानों को खोज सकते हैं, लेकिन वह स्थान बहुत खतरनाक है। इसलिए वहां जाने से पहले आपको पर्याप्त तैयारी करनी होगी और ऐसा करने के लिए आपके पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। अन्यथा आप वहां बहुत आसानी से मर जाएंगे। ये बहुत स्पष्ट था कि व्हाइट टाइगर जानता था कि वह किस तरह की जगह है, लेकिन उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा। वह जानता था कि चाहे कुछ भी हो, चेन जियांग निश्चित रूप से वहां जाकर एक नज़र डालेगा। चेन जियांग ने नक्शा अपने पास रख लिया। वह थोड़ा निराश था कि वह द्वितीयान के स्तर का नहीं था। आपको उन अमर राजाओं के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वे सिर्फ ऐसे लोग हैं जो उनकी पीठ पीछे साजिश रच रहे हैं या जब बात साधना की आती है तो उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। वे कुछ नहीं करेंगे और अगर वे अमर राजा की शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत करते हैं तो मैं भी इसे भांप पाऊंगा, इसलिए मैं तुरंत बाहर जाकर उन्हें रोक दूंगा। सफ़ेद बाघ ने कहा। चेन जियांग अब बहुत राहत महसूस कर रहा था और व्हाइट टाइगर के गहन क्षेत्र से आराम से निकल गया। भले ही उसने अब अपनी पहचान बताई हो, लेकिन वे अमर राजा शायद उसके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे और यही कारण था कि अग्नि दिव्य महल की मालकिन हमेशा मुहर की रखवाली करती थी। क्योंकि वह इस मौके से चूक गया, दूसरी बार ऐसा होगा जब वह अपनी सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा, अन्यथा वह मारा जाएगा। व्हाइट टाइगर के गहन क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद चेन जियांग ने बाहर नीले आसमान को देखा। हालांकि जंगल में बहुत शांति थी, लेकिन थोड़ी कम शांति थी। चेन जियांग पास के शहर की ओर भागा। वहां एक ट्रांसमिशन सरणी थी जिससे वह जल्दी से दिव्य हथियार स्वर्गीय देश तक पहुंच सकता था, लेकिन उसने सड़कों पर लोगों का एक बड़ा समूह देखा। इन कुछ 100 लोगों में से 100 से ज़्यादा बच्चे थे और कुछ दर्जन ऐसे थे जिनके शरीर में अशांत जन्मजात की हुई थी। हालांकि उनकी ताकतें सभी औसत थीं और उनकी सबसे मजबूती केवल चरम क्षेत्र के शिखर पर थी। ये स्पष्ट था कि लोगों का ये समूह कहीं और से भागकर यहाँ आया था। हालांकि चेन मार्शल महाद्वीप पर हमेशा से ही अन्य ताकतों का हमला होता रहा था, लेकिन ये सिर्फ इतना था कि सीमा थोड़ी अव्यवस्थित थी। चेन मार्शल महाद्वीप के अंदर यह बहुत सुरक्षित था, इसलिए उनके लिए यहाँ भागकर आना कोई अजीब बात नहीं थी। चेन जियांग वहां गया और एक बड़े कद के आदमी से पूछा, जो यहाँ सबसे ताकतवर भी था, एक दुष्ट साधक। भाई, तुम कहाँ से आए हो? वहां क्या हुआ? चेन जियांग ने पूछा। चूंकि वह इससे मिल चुका था, इसलिए वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। उसे संदेह था कि यह आत्मा दानव प्राणियों के आक्रमण के कारण हुआ था। उसने अधिकांश विरासत शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय पूज्य से प्राप्त की थी, इसलिए वह निश्चित रूप से चुपचाप बैठकर ग्रीन ड्रैगन दानव वध तलवार का उपयोग करने जैसा कुछ नहीं कर सकता था। वहां राक्षस हमारे शहर पर हमला कर रहे हैं, हम ही बचे हैं। आदमी ने आह भरी और शरणार्थियों की ओर देखा। चेन जियांग ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर बड़े आकार के आदमी ने इशारा किया था, फिर अंतरिक्ष में चला गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। इससे बड़े आकार का आदमी चौंक गया, लेकिन वह जानता था कि वह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ था और वह राक्षस को मारना चाहता था।
वह जल्दी से एक बड़ी पर्वत श्रृंखला से गुजरा और शहर को देखा। हालांकि शहर अब वहां नहीं था, ये सिर्फ एक बंजर भूमि थी, और जब उसने चारों ओर देखा तो उसे वहां कोई भी जीवित नहीं मिला। वहां कोई राक्षस भी नहीं थे, लेकिन यह एक घनी राक्षसी आभा से भरा हुआ था, इसलिए ये शैतान क्षेत्र से आया शैतान कल्टीवेटर होना चाहिए। उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 20-30 ही हैं। लेकिन अगर वे बहुत शक्तिशाली हैं तो पूरे शहर को नष्ट करना आसान होगा। लॉन्ग जुएई ने कहा, मैं अभी उनके निशान ढूंढूंगा। चेन जियांग जले और चकनाचूर हो चुके शहर के पास आया और गुस्से से बोले, बिना नहीं रह सका। यह ऐसा शहर होना चाहिए जिसे पीछे से कोई शक्ति न बचाए, अन्यथा इस पर इस तरह के विनाशकारी हमले नहीं होते। शैतान क्षेत्र के अंदर शैतान साधक वास्तव में बहुत दबंग है। मानव क्षेत्र में पहले से ही कई संसाधन संपन्न क्षेत्र हैं जिन पर उनका कब्जा है। उन्हें इस तरह के शहर पर अपना हाथ रखने की भी आवश्यकता नहीं है जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। ये शैतान साधक कोई साधारण शैतान साधक नहीं है। क्या वे लोग हो सकते हैं? बाई यूयू ने कहा। हालांकि वह एक शैतान साधक थी, लेकिन उसके पास खुद को बांधने की बहुत मजबूत क्षमता थी और वह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करेगी।